हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज के वीडियो में हम पूरा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम मेनली पूरे सेक्शंस कवर करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जिसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम उनको और डिटेल में पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चंस बनाते हुए थोड़ा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आंसर करने लगेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ठीक, इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? तो 101 सेक्शंस हैं और 2 स्केड्यूल हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि स्केड्यूल्स में क्या है, सेक्शंस में क्या है। टोटल इसमें 69 पेजेस हैं जो आज हमको कवर करना है। तो पूरा मैं डिटेल में बताने के पहले आपका बेसिक्स क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक्ट क्या होता है और रूल्स क्या होते हैं और रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो एक्ट जो होता है ना, ये सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं। अब एक्ट में ना मेन प्लानिंग होती है कि जैसे काम क्या है, इंडिया में फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना है। अब फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए प्लानिंग होगी और एक एक्ट बनेगा। तो उस एक्ट में पूरी प्लानिंग दी जाएगी कि फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी बॉडी बनेगी, पहले कौन सी अथॉरिटी बनेगी, जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके पहले फूड से रिलेटेड कौन कौन सी लॉज थी, ठीक है, कौन कौन सी लॉ थी, और वो जो लॉ है अब आगे इन यही लॉ फॉलो करना है या फिर उसको हटाकर ये नई लॉ ला लेना है। इस टाइप के डिसीजन रहेंगे उस एक्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद जो अथॉरिटी बनेगी तो उसका काम क्या रहेगा, और अगर वो काम जो है, ठीक है, उस अथॉरिटी के पास पावर क्या रहेगी और फूड सेफ्टी कैसे इम्प्लीमेंट होगी। तो ये सब पूरा फूड एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, और कौन कौन से पोस्ट रहेगी, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर की हो गई, ठीक है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हो गए, तो उनका क्या काम रहेगा, ये सब भी इसमें दिया हुआ है। ठीक, फिर डेफिनेशंस वगैरह दी हुई है। इस तरीके से पूरे 101 सेक्शंस हैं अलग अलग चीजों के लिए। तो वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। 2 स्केड्यूल हैं, तो स्केड्यूल में फर्स्ट जो स्केड्यूल है वो पूरे जोन्स को बताता है। ठीक, वो उसमें 5 जोन्स हैं जो आपके मतलब के नहीं हैं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, हर जोन में अलग अलग स्टेट्स दी हुई है कि जोन फर्स्ट में कौन कौन सी स्टेट है और यूटीज है, ये सब दिया हुआ है। ऐसे करके 5 जोन्स हैं, तो अलग अलग स्टेट्स और यूटीज उसमें डिवाइडेड है। सेकेंड स्केड्यूल है, इसमें क्या बताया गया है, एक्ट और ऑर्डर जिसको रिपील किया गया है। रिपील किया गया है मतलब इनको नलीफाई कर दिया गया है और इनको हटा दिया गया है। इनके बदले अब ये नया एक्ट आया है जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। मतलब अब ये एक्ट और ऑर्डर को जो फॉलो करते थे उसकी जगह वही लोग अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट को फॉलो करेंगे। ठीक, ये एक्ट और ऑर्डर को रिपील करके फूड एक्ट बन गया है। ठीक, अब रूल्स और रेगुलेशंस की बात करते हैं। तो जो रूल्स है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इस एक्ट में सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रूल्स बनाएगी। ये कौन सा सेक्शन बोलता है, ये सेक्शन 91 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी। ठीक, अब रूल्स में है क्या, रूल्स में क्या दिया हुआ है, तो रूल्स में दिया हुआ है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक, उसके अलावा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका उनकी ड्यूटीज और पावर्स क्या हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज एंड पावर्स क्या हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर की ड्यूटीज एंड पावर क्या हैं, फूड एनालिस्ट की ड्यूटीज एंड पावर क्या हैं। ये सब किस में दिया हुआ है, रूल्स में दिया हुआ है। रेगुलेशंस कौन बनाएगा, तो फूड अथॉरिटी बनाएगी, और फूड अथॉरिटी ही बनाएगी, ये जरूरी भी है। क्यों, क्योंकि रेगुलेशंस में क्या होता है, रेगुलेशंस में स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं डिफरेंट फूड प्रोडक्ट के लिए।
तो फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, रेगुलेशंस इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लो एक फूड प्रोडक्ट है, उसके पैकेज में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि चिप्स का पैकेट है और उसको हेल्दी बताया जा रहा है, ठीक है? मान लेते हैं। तो क्या आपको पता है कि चिप्स हेल्दी नहीं होते? आप लोगों को पता है कि डीप फ्राइड चिप्स हैं, ठीक है? ऑयल में फ्राइड, तो वो हेल्दी कैसे रहेंगे पोटैटो चिप्स? और उसमें लिखा है पैकेज में हेल्दी चिप्स, तो ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो गई। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है? ये रूल्स और रेगुलेशंस डिसाइड करेंगे। रूल्स में नहीं दिया होता है ये होता है रेगुलेशंस में दिया हुआ। इनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं कि कौन-कौन से क्राइटेरिया हैं, जैसे कि प्रोटीन कितना होगा, उसके बाद आप ये क्लेम कर सकते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन में रिच है या वो हेल्दी है। इस टाइप के अलग-अलग रेगुलेशंस में स्टैंडर्ड दिए हुए होते हैं और ये ग्रास रूट लेवल का इम्प्लीमेंटेशन होता है कि इंडस्ट्री को इनके नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक? और एक्ट क्या है? ये पार्लियामेंट से पास हुआ सबसे पहले, ठीक? पार्लियामेंट से पास होने के बाद हुँ, ये पब्लिश हो गया 24th अगस्त 2006 में, ये एक्ट पब्लिश हो गया और प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला 23rd अगस्त को। क्वेश्चन बन गया कि ये एक्ट कब पास हुआ? तो 24th अगस्त को ये पब्लिश हो गया। अगर ऑप्शन में 23rd और 24th दोनों दिया है और अगर ये पूछा है कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल कब मिला तो 23rd लगाना और पब्लिश कब हुआ तो 24th लगा देना, ठीक? अब आगे बढ़ जाते हैं। ये जो एक्ट है, ये कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट मतलब पूरा ऐड कर देता है, एकत्रित कर देता है बहुत सारी लॉज़ रिलेटिंग टू फूड। मतलब पहले क्या था, बहुत सारी अलग-अलग लॉ थी फूड से रिलेटेड। अब एक ही लॉ बन गई। अब एक ही लॉ फॉलो करना है, एक ही रेगुलेटरी बॉडी है जिसको फॉलो करना है। और इस एक्ट का क्या काम है? कंसोलिडेट करना लॉज़ रिलेटिंग टू फूड एंड एस्टैब्लिश करना। किसको एस्टैब्लिश करना? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जो कि हो चुकी है। कब एस्टैब्लिश हुई? 2008 में एस्टैब्लिश हो गई, ठीक? फिर रेगुलेशंस कब आए? रेगुलेशन 2011 में आए। 5th सितंबर 2008 में एफएसएसएआई आ गया और 2011 में अगस्त 2011 में क्या आया? रेगुलेशंस आ गए। एग्ज़ैक्ट 5 अगस्त को आ गए थे, ठीक है? 5 रेगुलेशंस आए थे सबसे पहले और रूल्स भी आ गए थे, मई वगैरह में आए थे 2011 में, ठीक? हम एक्स्ट्रा चीज़ें कवर नहीं करेंगे बाहर का, क्योंकि अभी फूड एक्ट ही पढ़ लें, यही इम्पोर्टेंट है। तो फ एफएसएसएआई को एस्टैब्लिश करना, फिर एफएसएसएआई का क्या काम रहेगा? तो लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल ऑफ फूड। मतलब एफएसएसएआई का काम क्या है? साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड बनाती है जो कि रेगुलेशंस में दिए हुए रहते हैं और रेगुलेट करना मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये इम्पोर्ट को रेगुलेट करती है लेकिन एक्सपोर्ट को नहीं रेगुलेट करती, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन बन जाता है कि क्या एफएसएसएआई फूड के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है? तो नहीं करता, ठीक है? लेकिन इम्पोर्ट को रेगुलेट करता है, ठीक? और इंश्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड। मतलब सेफ एंड होलसम फूड अवेलेबल करना भी ये एफएसएसएआई का काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भूखा है तो उसको एफएसएसएआई फूड प्रोवाइड कराएगी, ये नहीं है। लेकिन जो मार्केट में फूड प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो सेफ और होलसम है, इस बात को इंश्योर करना एफएसएसएआई का काम है। अगर वो फूड ह्यूमन कंजप्शन के लिए है तो, ठीक? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया?
अब टोटल चैप्टर्स कितने हैं इस एक्ट में? तो टोटल 12 चैप्टर्स हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देती हूँ अलग-अलग चैप्टर। ये हैं चैप्टर 1, ठीक है? जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट वगैरह है। चैप्टर 2 है, इसमें अ, फूड अथॉरिटी बनती है, ठीक है? चैप्टर 3 में जनरल प्रिंसिपल्स हैं फूड सेफ्टी के। चैप्टर 4 में जनरल प्रोविज़न एज़ टू आर्टिकल ऑफ फूड है, ठीक? और चैप्टर 5 में प्रोविज़न्स रिलेटिंग टू इम्पोर्ट, और सिर्फ़ इम्पोर्ट ही दिया हुआ है चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है एज़ फूड सेफ्टी, ठीक? और चैप्टर 7 में एनफोर्समेंट ऑफ एक्ट, ऐसे करके टोटल 12 चैप्टर्स हैं। जिसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन-कौन से हैं? तो 9 चैप्टर्स जो हैं टोटल, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 10th चैप्टर जो है, ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। इसमें कुछ सेक्शंस होंगे जो आपको पढ़ लेना होगा, लेकिन उसके बाद 10th चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 9 चैप्टर तक आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक? 67th सेक्शन तक। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम फूड एक्ट अच्छे से पढ़ना, ठीक? तो चैप्टर 1 क्या है? नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। ये एक्ट क्या कहलाएगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कहलाएगा, ये दिया हुआ है शॉर्ट टाइटल। फिर ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर भी हमको पता है। ये थर्ड वाला पॉइंट काम का नहीं है, इसको हटा दो। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊँगी जिससे क्वेश्चन बनना है, और जिससे बिल्कुल नहीं बनेगा ना, इससे ये थर्ड वाले ऑप्शन से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्यों पढ़ाऊँ? ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट है भी नहीं अब। अब आगे देखते हैं। डिक्लेरेशन एज़ टू एक्सपीडिएंसी ऑफ कंट्रोल बाय यूनियन, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब डेफिनेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं पूरी डेफिनेशंस, ठीक? तो सेक्शन 3 में डेफिनेशंस हैं, ये याद रखो। फिर सेक्शन 3 के ए में क्या बोल रहा है? एडल्ट्रेंट क्या होते हैं? अब देखो, अब बहुत इम्पोर्टेंट बात है, गौर से सुनना, ठीक? एडल्ट्रेंट क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो कि फूड को अनसेफ बना देते हैं। क्या बात करते हैं? फूड को अनसेफ बना देते हैं, सब स्टैंडर्ड बना देते हैं और मिसब्रांडेड बना देते हैं। अब एक और बात बोल रहा है यहाँ पर, जो एडल्ट्रेंट है ना, वो उसमें एक्सट्रेनियस मैटर भी आते हैं। मतलब एडल्ट्रेंट जो हैं वो एक्सट्रेनियस मैटर को इंक्लूड करते हैं, ठीक? अब एक और चीज़ है, जब हम बात करते हैं एक्सट्रेनियस मैटर की डेफिनेशन की, ये है एक्सट्रेनियस मैटर, इसकी डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। तो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, डज नॉट रेंडर सच आर्टिकल ऑफ फूड अनसेफ, ठीक? तो अगर अब मान लो किसी प्रोडक्ट में एक्सट्रेनियस मैटर है, जैसे कि राइस है, अब राइस में छिलका है पैडी वाला, ठीक? तो वो तो एक्सट्रेनियस मैटर में आ जाएगा। एग्रीकल्चरल वो है, वेस्ट है थोड़ा-सा वो, ठीक? तो वो एक्सट्रेनियस मैटर में क्यों आया? क्योंकि उससे फूड अनसेफ नहीं हो रहा। लेकिन वहीं पे देखो कि कहीं पे प्रोसेसिंग हो रही है और मशीन का एक पार्ट, जैसे कि नट बोल्ट हो गया या फिर रेज़र टाइप की कोई चीज़ है, वो फूड प्रोडक्ट के पैकेज में चली गई, जिससे फूड प्रोडक्ट अनसेफ हो गया। तो क्या वो एक्सट्रेनियस मैटर में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है? वो कंटामिनेंट में आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि जो एक्सट्रेनियस मैटर है, वो फूड को अनसेफ नहीं बनाते, लेकिन एडल्ट्रेंट बना सकता है। जैसे कि मान लो मिल्क में यूरिया है, ठीक है? तो मिल्क में यूरिया ऐड किया है किसी ने, मिलावट की है यूरिया की, तो उससे मिल्क अनसेफ हो जाएगा।
तो वो एडल्ट्रेंट की कैटेगरी में तो आएगा, लेकिन वो एक्सट्रेनियस मैटर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक? और एक्सट्रेनियस मैटर की जो पेनल्टी है ना, वो भी कम होती है। 1 लाख रुपीज़ तक की अगर एक्सट्रेनियस मैटर किसी चीज़ में मिला होता है, तो उसकी पेनल्टी भी कम होती है, ठीक? अब एडवर्टाइज़मेंट की बात करते हैं। एडवर्टाइज़मेंट में क्या आता है? किसी भी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी, ठीक है? और प्रमोशन। अब चाहे वो ऑडियो से किया जाए या विज़ुअल पब्लिसिटी की जाए या रिप्रेज़ेंट किया जाए, ठीक है? रिप्रेज़ेंटेशन और लाइट से किया जाए या स्मोक से, साउंड से, गैस से, प्रिंट से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मीडिया की हेल्प से एडवर्टाइज़मेंट दी जाए या इंटरनेट में एडवर्टाइज़मेंट दी जाए या फिर वेबसाइट में एडवर्टाइज़मेंट दी जाए, किसी भी तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करना एडवर्टाइजमेंट में आता है, ठीक है? अब चाहे लेबल में जो लिखा हुआ है वो भी एडवर्टाइजमेंट में आएगा। मतलब अगर आप मार्केट में जाते हैं और कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उस प्रोडक्ट के पीछे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसमें जो बताया गया है वो भी उसका एडवर्टाइजमेंट ही है, कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हाइली न्यूट्रिशियस है। तो ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है? तो ये सब एडवर्टाइजमेंट में आएगा। तो याद रखना, वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी नहीं है कि पूछे, लेकिन अगर पूछेगा तो सभी आता है एडवर्टाइजमेंट में, किसी भी टाइप का प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट में आता है, ठीक है? अच्छा, एडल्टरेंट में मैंने एक चीज़ बोली थी कि प्रोडक्ट को सब स्टैंडर्ड बनाता है। सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है ये बताओ? कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे मिल्क का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मिल्क में वाटर मिला दिए तो अब मिल्क की वो क्वालिटी नहीं रही जो उसकी होनी चाहिए थी, उससे लोअर क्वालिटी है ना? या तो मिल्क की क्रीम हमने कम कर दी है, मतलब पहले 6% क्रीम थी, अब 3% है और हम इसको बेच रहे हैं फुल क्रीम कह के, है ना? तो या तो हम उसके बारे में बता ही नहीं रहे हैं कि इसमें क्रीम का परसेंटेज कितना है, ये भी एक तरीका है। लेकिन यहाँ सब स्टैंडर्ड तो बन रहा है प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है, मतलब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो रही है, मिसब्रांडेड हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक है? तो यहाँ दोनों कंडीशन बैठ रही है। बाकी तो आपको पता ही है कि अनसेफ कैसे होता है प्रोडक्ट, जिसमें हैज़र्ड इंक्लूड होती है, जिसमें हेल्थ रिस्क इंक्लूड होती है, तब वो प्रोडक्ट अनसेफ हो जाता है। नेक्स्ट है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन ऑफ फूड अथॉरिटी, ठीक? नेक्स्ट, क्लेम। क्लेम क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए क्लेम करना कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, ये इस ओरिजिन का है, अमेरिकन ओरिजिन का है। जैसे बोलते हैं ना अमेरिकन एलमंड, कैलिफोर्निया की एलमंड। तो अगर क्लेम कर रहे हैं कि कैलिफोर्निया ओरिजिन है इसका, एलमंड का, तो ज़रूरी है कि वो कैलिफोर्निया की ही हो, इंडियन ओरिजिन की होगी, तो फिर ये क्लेम मिसलीडिंग क्लेम कहलाएगा, ठीक है? वैसे ही न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्लेम किए जाते हैं, ठीक? जैसे कि कितना फाइबर रिच है या फिर प्रोटीन रिच है, इस तरीके के क्लेम किए जाते हैं। तो क्या उसमें है? जैसे बीटा ग्लूकेन्स वगैरह प्रेज़ेंट हैं, इस टाइप के क्लेम किए जाते हैं। तो इनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट है कि इतने परसेंट तक का अगर बीटा ग्लूकेन है प्रोडक्ट में, तो ही आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है? कि हाई इन बीटा ग्लूकेन या फिर कुछ इस टाइप का, जैसा भी न्यूट्रिशनल वैल्यू से रिलेटेड इस टाइप के मैंने क्लेम एंड एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक? आप चाहो तो रेगुलेशन नंबर पार्ट 5 रेगुलेशंस की एक सीरीज़ बनाई है मैंने 300 एमसीक्यूज़ की, तो पार्ट 5 में वो इंक्लूड है, उसमें आप पढ़ लेना, ठीक है? तो आपको न्यूट्रिशनल क्लेम से रिलेटेड और एडवर्टाइज़मेंट एंड क्लेम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएँगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे, ठीक? अब नेचर, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है? मतलब ऑर्गेनिक है या फिर वेजिटेरियन है, नॉन-वेज है, किसी भी टाइप का नेचर है, तो उसके बारे में क्लेम करना। उसके अलावा प्रोसेसिंग मिनिमली प्रोसेस्ड है, हाइली प्रोसेस्ड है या मॉडरेटली प्रोसेस है, ठीक है? ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, जो भी प्रोसेसिंग के बारे में, या तो ये इरेडिएटेड है प्रोडक्ट, कोई भी टाइप का क्लेम, ठीक?
या तो डीप फ्राइड नहीं है, कई लोग इस टाइप का क्लेम करते हैं और ऑयल नहीं है प्रोडक्ट में, है ना? बस रोस्टेड है, तो ये भी तो क्लेम हुआ ना प्रोसेसिंग से रिलेटेड। ये सब क्लेम में आ जाएगा, ठीक? कंपोज़िशन मतलब कोई प्रोडक्ट की कंपोज़िशन ही इस टाइप की है जैसे कि मोरिंगा मोरिंगा को और क्या मुनगा बोलते हैं। अब जो मुनगा है, मोरिंगा है, लीफ है, वो हाइली न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है? तो उसकी कंपोज़िशन ही न्यूट्रिशनल कंपोज़िशन ही अच्छी है। तो आप इस बेसिस में क्लेम कर सकते हो कि ये न्यूट्रिशनली रिच होता है मोरिंगा, ठीक है? इस तरीके के क्लेम वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर बोला गया है कि क्लेम मतलब रिप्रेजेंट करना और सजेस्ट करना, स्टेट करना कि किसी प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या है, किस ओरिजिन का है, किस नेचर का है, प्रोसेसिंग कितनी हुई है, कम प्रोसेस किया गया है, ज़्यादा प्रोसेस किया गया है या तो मतलब बस जैसे बोलते हैं ना कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मतलब उसमें हीट इन्वॉल्व नहीं है। इस तरीके की प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्लेम करना, ये सब क्लेम में आ जाता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कौन है? देखो, जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होते हैं ना, वो स्टेट में सबसे हाईएस्ट रैंक जिनकी होती है, वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की होती है। अगर फूड से रिलेटेड बात करें हम, फूड सेफ्टी से रिलेटेड बात करें तो। फिर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के बाद कौन आते हैं? तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर आते हैं और उसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर की रैंक होती है, ठीक है? तो जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होते हैं ना, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द स्टेट। ये हम आगे देखेंगे। अभी बस मैं बता दे रही हूँ कि स्टेट में जब हम रैंक देखते हैं तो सबसे ऊपर होती है रैंक कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की, फिर उसके बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो इसी तरीके से हम सेक्शन भी याद कर लेते हैं। सेक्शन 30 में किसका अपॉइंटमेंट है? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी का। फिर सेक्शन 36 में किसका है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर का है। और सेक्शन 37 में, ठीक है? सबसे पहले कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी आए 30 में, फिर 36 में डेजिग्नेटेड ऑफिसर और 37 में फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक? ऐसे याद रखना, तो ईज़िली याद रहेगा, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। कंज़्यूमर। कंज़्यूमर कौन है? ऐसा पर्सन जो परचेज़ कर रहा है फूड को और रिसीव कर रहा है फूड को। अपनी पर्सनल नीड को पूरी करने के लिए या तो फैमिली की पर्सनल नीड को, ठीक है? तो अगर फूड रिसीव भी कर रहा है कोई, तो भी वो कंज़्यूमर में आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है? परचेज़ करने की बात हो, चाहे रिसीव करने की बात हो। एक रेगुलेशन है सरप्लस फूड वाला, उसमें यही बताया गया है कि अगर फूड डोनेट वगैरह करते हैं, तो उसके लिए भी रेगुलेशन बना हुआ है कि किस तरीके से उसको सेफ़ली रखा जाएगा, किस तरीके के पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करना है, कैसे सरप्लस फूड को हैंडल करना है, उसके लिए भी एक रेगुलेशन है, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। कंटामिनेंट। कंटामिनेंट क्या होते हैं? तो कंटामिनेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम इंटेंशनली भी ऐड कर सकते हैं और अनइंटेंशनली भी फूड में प्रेजेंट हो सकते हैं वेदर और नॉट एडेड टू फूड, ठीक? कुछ लोग मिला दे रहे हैं इसका मतलब, और नॉट एडेड टू फूड, ठीक है? लेकिन उस फूड में प्रेजेंट है, बट विच इज प्रेजेंट इन सच फूड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, किसी भी रीज़न से प्रेज़ेंट है, तो उसको हम कंटामिनेंट बोलेंगे, ठीक? ये इसकी डेफ़िनिशन है। देखो, कई बार क्या होता है, जो एनिमल होते हैं ना, वो सिक होते हैं, जिसके कारण उनको वेटरिनरी मेडिसिन वग़ैरह दे दी जाती है और वही एनिमल की स्लॉटरिंग होने वाली रहती है और वो कंज़प्शन के लिए मार्केट में जाने वाले होते हैं, ठीक है?
लेकिन अगर हम एज़ पर रेगुलेशंस देखें कि क्या करना चाहिए, तो ये अलाउड नहीं है। कौन से रेगुलेशंस? जब हम लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन का शेड्यूल 4 पढ़ते हैं, जिसमें जीएमपी दी हुई है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है? तो उसमें हाइजीन और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस दी हुई है, तो उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई एनिमल सिक है, ठीक है? और उसको वेटरिनरी मेडिसिन दी गई है, उसके बाद वो स्लॉटरिंग के लिए नहीं यूज़ हो सकता और एज़ अ फूड उसको स्लॉटर में नहीं डाल सकते, ठीक? पहले उसको हेल्दी किया जाएगा, उसके बाद ही वो आगे एनिमल प्रोसेसिंग में जा सकता है। लेकिन ये तो आपको पता ही है कि लोग फ़ायदे के लिए सिक एनिमल की स्लॉटरिंग भी कर देते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट में वही कंटामिनेंट आ जाते हैं। मतलब जैसे वेटरिनरी मेडिसिन जो ड्रग यूज़ हुए हैं, वही कंटामिनेंट के रूप में फूड में आ गए। तो इसको भी हम कंटामिनेंट में ही कंसीडर करेंगे, ठीक? फिर आगे देखते हैं कि क्या इंक्लूड नहीं होता। कंटामिनेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता? तो डज़ नॉट इंक्लूड इंसेक्ट फ्रैगमेंट्स, रोडेंट हेयर्स और एक्सट्रेनियस मैटर। ये सब जो हैं, ये कंटामिनेंट में नहीं आते। तो याद रखना कि हो सकता है क्वेश्चन ये ना पूछे कि कंटामिनेंट क्या हैं और ये पूछ ले कि इनमें से कंटामिनेंट में क्या नहीं आता और उसमें दे दे इंसेक्ट फ्रैगमेंट, रोडेंट हेयर और एक्सट्रेनियस मैटर। तो ये तीनों ही कंटामिनेंट में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है? और इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन भी कंटामिनेशन में ही आता है, ओके? ये है कंटामिनेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होते हैं? ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 36, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। ये मैं आपको बताऊंगी कि किस रैंक से बिलो इनकी रैंक नहीं होती है, ये वाला एक साथ बता दूंगी बाद में। एक्सट्रीनियस मैटर। एक्सट्रीनियस मैटर क्या होते हैं? इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे अगर पैडी में पैडी स्ट्रॉ है या फिर राइस हस्क है या फिर कोई फ्रूट है, फ्रूट जूस, उसमें फ्रूट का पील पार्ट है, मतलब छिलका वाला पार्ट है, ठीक है? जो कि उस फूड का मेन पार्ट नहीं है, मतलब जूस में जूस ही होना चाहिए था, पील गलती से आ गया है। जैसे जब हम राइस खरीदने जाते हैं तो हम राइस स्ट्रॉ पैडी स्ट्रॉ खरीदने नहीं जाते। राइस हस्क खरीदने नहीं जाते, लेकिन वो प्रेज़ेंट होता है थोड़े पार्ट में, बहुत थोड़े पार्ट में। तो ये एक्सट्रेनियस मैटर होते हैं। मैटर कंटेन्ड इन आर्टिकल ऑफ फूड व्हिच मे बी कैरीड फ्रॉम रॉ मटेरियल, ठीक है? पैकेजिंग मटेरियल, मतलब पैकेजिंग मटेरियल भी हो सकता है उसमें, ठीक है? और मैन्युफैक्चर के टाइम पे वो गलती से उस फूड प्रोडक्ट में आ गया हो, ये सब एक्सट्रेनियस मैटर कहलाते हैं। लेकिन एक कंडीशन होती है गलती से आ जाना और एक होता है व्हिच इज़ एडेड। तो ये दोनों ही केस जो हैं एक्सट्रेनियस मैटर के लिए एप्लीकेबल हैं। तो एक्सट्रेनियस मैटर मीन्स एनी मैटर कंटेन्ड इन एन आर्टिकल ऑफ फूड व्हिच मे बी कैरीड फ्रॉम रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल और प्रोसेस सिस्टम यूज्ड फॉर इट्स मैन्युफैक्चर और व्हिच इज़ एडेड टू इट। इंटेंशनली भी कई लोग अपना फ़ायदा करने के लिए एक्सट्रेनियस मैटर को डाल देते हैं। जैसे कि राइस में स्टोन डाल दिए तो राइस का वेट बढ़ गया, लेकिन वो एक्सट्रेनियस मैटर है, ठीक है? तो ये इंटेंशनल एडिशन हुआ, इसको एडल्ट्रेंट में भी माना जाएगा कि एडल्ट्रेशन हुआ है प्रोडक्ट में और एक्सट्रेनियस मैटर भी है, इसको दोनों ही केस में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि थोड़ा हो सकता है कि स्टोन प्रेज़ेंट हो प्रोसेसिंग के कारण, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो वो एडल्ट्रेशन है या फिर इंटेंशनल एडिशन है, ठीक है? इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि एक्सट्रेनियस मैटर जो हैं, वो फूड आर्टिकल को अनसेफ नहीं बनाते हैं, ठीक है? बट सच मैटर डज़ नॉट रेंडर सच आर्टिकल ऑफ फूड अनसेफ। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से
कि कंटामिनेंट के एग्ज़ाम्पल क्या हैं? ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है कि कंटामिनेंट्स इनमें से कौन-कौन से हैं? तो देखो याद रखना है कि कंटामिनेंट्स अलग-अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि मेटल कंटामिनेंट हो गए, ठीक? मेटल कंटामिनेंट में क्या हो गए? हेवी मेटल्स वगैरह हो गए, जैसे लेड हो गया, है ना? और इन सब की लिमिट सेट है, ये मैं रेगुलेशन से बता रही हूँ एग्ज़ाम्पल्स आपको। फूड एक्ट से हम थोड़ा-सा रेगुलेशंस की तरफ आ गए हैं, लेकिन हम फूड एक्ट ही पढ़ेंगे। पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना बहुत नॉर्मल है, ठीक है? लेड हो गया, कॉपर हो गया, जितने भी मेटल कंटामिनेंट हैं, ये कंटामिनेंट में आएँगे। उसके अलावा क्रॉप कंटामिनेंट भी कंटामिनेंट में आते हैं। क्रॉप कंटामिनेंट कौन-कौन से हो गए? क्रॉप कंटामिनेंट में आ गए अफ़्लाटॉक्सिन, एफ़्लाटॉक्सिन्स हो गए और बोट्यूलिन, ओक्राटॉक्सिन, ऑक्सिनीवेलिनॉल, ठीक है? ये सब भी कंटामिनेंट में आ गए, क्रॉप कंटामिनेंट। फिर उसके अलावा रेसिड्यूज़, जो वेटरिनरी रेसिड्यूज़ हो गए, है ना? और जैसे कि एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड रेसिड्यू, ये भी कंटामिनेंट में आते हैं। तो ये याद रखना कि ये भी कंटामिनेंट में आते हैं। हो सकता है कि इनके एग्ज़ाम्पल दे दें। ये देखो, ये कौन से हैं? बायोटॉक्सिन्स हैं। फिश वगैरह में जो बायोटॉक्सिन्स होते हैं, ये भी नेचुरल कंटामिनेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है? केमिकल, फिज़िकल और माइक्रोबायोलॉजिकल अलग-अलग टाइप के कंटामिनेंट होते हैं, ठीक? नेक्स्ट डेफिनिशन है फूड की डेफिनिशन। फूड एनी सब्सटेंस जो कि ह्यूमन कंज़प्शन के लिए होता है, इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंज़प्शन। वो पार्शियली प्रोसेस्ड हो सकता है, ठीक है? और फुली प्रोसेस्ड हो सकता है या फिर अनप्रोसेस्ड हो। सब केस में वो फूड ही है, अगर वो ह्यूमन कंज़प्शन के लिए है। फिर इसमें प्राइमरी फूड भी इंक्लूड होते हैं फूड में। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और इंजीनियर्ड फूड भी होते हैं फूड में इंक्लूड, ठीक? पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर भी फूड में आता है, अल्कोहलिक ड्रिंक भी, च्युइंग गम भी, सब फूड में आता है, ठीक? अब क्या नहीं आता फूड में? तो फूड में नार्कोटिक सब्सटेंस नहीं आते हैं। तो डज़ नॉट इंक्लूड एनिमल फीड मतलब चारा, ठीक? और लाइव एनिमल जब तक वो स्लॉटर होके मार्केट में प्लेस ना कर दिए जाएँ, तब तक वो फूड में नहीं गिने जाते, ठीक है, एनिमल को। वैसे ही ड्रग और मेडिसिनल प्रोडक्ट, ठीक है? और साइकोट्रोपिक और नार्कोटिक सब्सटेंस, ये सब फूड में नहीं आते और प्लांट प्रायर टू हार्वेस्ट, ये सब फूड में नहीं आते। फूड एडिटिव क्या होते हैं? फूड एडिटिव ऐसे सब्सटेंस जो कि हम नॉर्मली कंज्यूम नहीं करते एज़ अ फूड। कभी देखा है कि फूड एडिटिव जैसे कलर्स हो गए, ग्रीन कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, रेड कलर हो गया, जो फूड कलर्स होते हैं, आप उसको एज़ अ फूड कंज़्यूम नहीं करते, लेकिन वो फूड एडिटिव में आते हैं, ठीक है? वो मेन इंग्रीडिएंट भी नहीं होते, मेन इंग्रीडिएंट नहीं होते मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वैसे भी उनको ऐड नहीं किया जाता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जाता है, जैसे थिकनर हो गए, ये सब फूड एडिटिव में आते हैं, प्रिज़र्वेटिव हो गए, ये सब फूड एडिटिव में आते हैं, प्रिज़र्वेटिव्स, थिकनर, ठीक है? तो ये मेन इंग्रीडिएंट भी नहीं होते और नॉर्मली एज़ अ फूड इनको हम कंज़्यूम नहीं करते। एनी सब्सटेंस नॉट नॉर्मली कंज़्यूम्ड एज़ अ फूड बाय इटसेल्फ और यूज्ड एज़ अ टिपिकल इंग्रीडिएंट ऑफ फूड, ठीक है? मेन इंग्रीडिएंट भी नहीं होते, पर थोड़े अमाउंट में यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं? टेक्नोलॉजिकल पर्पस को पूरा करने के लिए। अब टेक्नोलॉजिकल पर्पस में क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकिंग, इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजिकल पर्पस को ये पूरा करेंगे। इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फूड एडिटिव की न्यूट्रिटिव वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक? याद रखना। लेकिन एक और बात है,
कि जब हम बात करते हैं कि फूड एडिटिव में क्या इंक्लूड नहीं होता, तो डज़ नॉट इंक्लूड कंटामिनेंट्स, एक तो ये हो गए, और सब्सटेंस एडेड टू फूड फॉर मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी। मतलब अगर हम ये बोलें कि किसी प्रोडक्ट में कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड किया गया है जो उस फूड प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है, तो वो फोर्टिफिकेंट कहलाएँगे, ठीक है? वो फूड एडिटिव नहीं कहलाएँगे। तो फूड एडिटिव की डेफिनिशन से ये बात बाहर है कि वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। हाँ, हो सकता है कि उसकी थोड़ी-सी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू हो, उसमें हो न्यूट्रिटिव वैल्यू, लेकिन वो न्यूट्रिशनल पर्पस को पूरा करने के लिए यूज़ नहीं हो सकते। बाकी वो टेक्नोलॉजिकल पर्पस को पूरा करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन, ट्रीटमेंट, थिक कंसिस्टेंसी के लिए, या फिर बहुत विस्कोसिटी को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टेबलाइज़र वगैरह जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, थिकनर हो गया और प्रिज़र्वेटिव हो गए, कलर्स हो गए और फ्लेवर्स हो गए, ये सब, ठीक? फूड एनालिस्ट कौन है? फूड एनालिस्ट मतलब एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 45 ऑफ दिस एक्ट, ठीक? फूड अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी एस्टेब्लिश होगी सेक्शन 4 में। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे सेक्शन 4 में फूड अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अब मैं जब भी बोलूँगी फूड अथॉरिटी, तो मतलब आपको समझ जाना है कि मैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ, जो कि एस्टेब्लिश होती है अंडर सेक्शन 4, ठीक। फूड बिज़नेस क्या है? फूड बिज़नेस ऐसी अंडरटेकिंग जो कि प्रॉफिट के लिए हो या प्रॉफिट के लिए ना हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। मतलब देखो, फूड बिज़नेस प्रॉफिट के लिए हो चाहे ना हो प्रॉफिट के लिए, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, और कैरिंग आउट एनी ऑफ द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एनी स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड और इम्पोर्ट ऑफ फूड, ठीक है? तो ये हम फूड बिज़नेस को ही, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फूड बिज़नेस है। अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है फूड को, तो वो फूड बिज़नेस है, प्रोसेसिंग कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, इवन पैकेजिंग भी कर रहा है, तो वो फूड बिज़नेस है। स्टोरेज भी कर रहा है, तो वो भी फूड बिज़नेस है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब, ठीक? इंक्लूड्स फूड सर्विसेज़, केटरिंग सर्विसेज़ भी फूड बिज़नेस में आएगा, और सेल्स ऑफ फूड एंड फूड इंग्रीडिएंट भी कोई बेच रहा है, तो वो भी फूड बिज़नेस में आएगा। अब फूड बिज़नेस ऑपरेटर कौन होते हैं? फूड बिज़नेस ऑपरेटर कौन होता है? फूड बिज़नेस ऑपरेटर वो होता है जिसके द्वारा बिज़नेस चलाया जा रहा है या फिर वो उसका बिज़नेस है, ठीक है? वो बिज़नेस का ओनर है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्लायंस के लिए। किसके कंप्लायंस के लिए? फूड एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। किससे रिलेटेड? फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस के कंप्लायंस के लिए कौन जिम्मेदार है? फूड बिजनेस ऑपरेटर जिम्मेदार है, ठीक है? फिर आगे देखते हैं कि फूड लेबोरेटरी क्या होती है। तो फूड लेबोरेटरी ऐसी लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट जिसको इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हो सकता है कि कोई प्राइवेट एजेंसी ने भी इसको इस्टेब्लिश किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्रीडिटेड बाय एनएबीएल, ये ज़रूरी है, ठीक है? और इक्विवेलेंट एक्रेडिटेशन एजेंसी, एनएबीएल से एक्रेडिटेड हो या फिर कोई इक्विवेलेंट एजेंसी से एक्रेडिटेड हो, और रिकॉग्नाइज्ड बाय, ठीक है? तो फूड अथॉरिटी ने भी रिकॉग्नाइज किया है अंडर सेक्शन 43, ये भी ज़रूरी है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि फूड लैबोरेटरी की डेफिनेशन में क्या फूड अथॉरिटी का रिकॉग्निशन ज़रूरी है फूड लैब को? तो हाँ, ज़रूरी है। अंडर सेक्शन 43 ये फूड लैब रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक? और बाकी एनएबीएल एक्रीडिटेड होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश कर सकती है, और कोई दूसरी एजेंसी भी, ओके? और एनएबीएल एक्रीडिटेड होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड बाय फूड अथॉरिटी अंडर
सेक्शन 43। ठीक। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी मतलब क्या है? एश्योरेंस दैट फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक, अकॉर्डिंग टू इंटेंडेड यूज। तो ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए एक्सेप्टेबल है, तो ये फूड सेफ्टी है। ठीक, इससे कोई हजर्ड नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। फूड सेफ्टी ऑडिट क्या होता है? देखो, फूड सेफ्टी ऑडिट जो है ना, वो सिस्टमैटिक एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। लेकिन किस चीज का? फूड सेफ्टी मेजर्स का। और ये फूड सेफ्टी मेजर्स कौन अडॉप्ट कर रहा है? तो फूड मैन्युफैक्चरर। और फूड मैन्युफैक्चरर जो भी फूड सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट कर रहा है, क्या वो रिक्वायर्ड हैं, रिलेटेबल हैं फूड सेफ्टी को बनाए रखने के लिए? इस चीज का एग्जामिनेशन है। और दूसरी चीज, ये इस चीज का भी एग्जामिनेशन है कि कोई फूड मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि हम ये फूड सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, तो क्या वो सच में ये फूड सेफ्टी मेजर्स ले रहा है या नहीं? ठीक है, मतलब उसका कहना है कि हम पूरी जीएमपी फॉलो करते हैं, जीएचपी फॉलो करते हैं, लैब प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, हाइजीन भी बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं, फिर प्लांट में जो वॉल्स हैं वो बहुत मेंटेन हैं, ठीक है, डोर्स भी पूरे क्लोज्ड हैं, विंडो भी क्लोज्ड है, ठीक है, एयर कर्टेन अच्छे से वर्क कर रहा है, मतलब जितना भी प्लांट में लेआउट होता है वो बढ़िया है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, ठीक है, कोई पेस्ट कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो क्या ये सच है कि ये सब जो क्लेम कर रहा है फूड मैन्युफैक्चरर, तो क्या सच में ये सब फूड सेफ्टी मेजर अप्लाई किए जा रहे हैं कि नहीं प्लांट में? इस चीज़ का एग्ज़ामिनेशन है और इंडिपेंडेंट एग्ज़ामिनेशन है। और या तो ये भी देखा जाए कि बस मिनिमल फूड सेफ्टी मेजर तो नहीं ले रहे हैं कि बस हाइजीन मेंटेन कर ली, बाकी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट नहीं कर रहे, या ये भी, तो ये सब का एग्ज़ामिनेशन है फूड सेफ्टी ऑडिट। ठीक। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? मीन्स एडॉप्शन ऑफ जीएमपी, जीएचपी और एचएसीसीपी। ये तीनों का एडॉप्शन क्या कहलाता है? फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर ये क्वेश्चन बन गया फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स एडॉप्शन ऑफ, और ऑप्शन दे दिया जीएमपी, जीएचपी और एचएसीसीपी, तो तीनों ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन है? ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 37। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? हजर्ड। हजर्ड कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल हजर्ड। जैसे कि माइक्रोब प्रेजेंट है फूड में, ठीक है, और जिसके कारण हम बीमार हो जा रहे हैं, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हो रहा है जिसके कारण, तो वो बायोलॉजिकल हजर्ड हो जाएगी। केमिकल हजर्ड में क्या होगा? पेस्टिसाइड रेसिड्यू वगैरह अगर प्रेजेंट है फूड में और इसके कारण हम बीमार हो गए, तो ये केमिकल हजर्ड हो गई। अब फिजिकल हजर्ड में क्या आ जाएगा? जैसे कि ग्लास पीस वगैरह है फूड में, तो ये फिजिकल हजर्ड है। ठीक। और वहीं पे कंडीशन ऑफ फूड, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल हजर्ड नहीं है, लेकिन फूड की ऐसी कंडीशन है जिसके कारण एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हजर्ड। ठीक है। हजर्ड में वही फूड मतलब वही रिस्क आएगी जिसमें पोटेंशियल टू कॉज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हो। ठीक, तो हम उसको हैजर्ड में डाल देंगे। नेक्स्ट है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या है? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, फूड आर्टिकल को इंडिया में लाना बाय लैंड, सी और एयर। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट नोटिस। इम्प्रूवमेंट नोटिस किस सेक्शन में इशू होता है इस फूड एक्ट के? तो अंडर सेक्शन 32 इम्प्रूवमेंट नोटिस के बारे में बताया गया है। ठीक। नेक्स्ट, इन्फेंट फूड क्या है? इन्फेंट फूड और इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट क्या है? तो इसकी डेफिनेशन कहाँ से आपको रिफर करना है? तो इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट, फीडिंग बोतल्स एंड इन्फेंट फूड्स एक्ट से 1992 का। तो हो सकता है
कि पूछे कि इन्फेंट फूड की जो डेफिनेशन है वो कहाँ दी हुई है, और नीचे लिखा रहा कि अ, मतलब ये वाला जो एक्ट है नीचे दिया हुआ रहे, और तो आपको आंसर ये चूज करना होगा, क्योंकि यहाँ तो इन्फेंट फूड की डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन हाँ रेगुलेशन में दी हुई है शायद, वहां भी देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो मेन डेफिनेशन है वो यहाँ की फॉलो हुई है, 1992 वाला जो एक्ट है। ठीक। नेक्स्ट, इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट मतलब एनी सब्सटेंस इंक्लूडिंग अ फूड एडिटिव यूज्ड इन मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, मतलब फूड एडिटिव भी इंग्रेडिएंट में आते हैं। ठीक, और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो यूज हो रहा है फूड की मैन्युफैक्चरिंग में और प्रिपरेशन में, और वो प्रेजेंट है फाइनल प्रोडक्ट में। हो सकता है मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट हो, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। ठीक। नेक्स्ट, लेबल क्या होता है? लेबल टैग, ब्रांड, मार्क, पिक्टोरियल और अदर डिस्क्रिप्टिव मैटर रिटन, प्रिंटेड, स्टेंसिल्ड, मार्क, इम्बोस्ड, ग्राफिक, मतलब किसी भी तरीके से कंटेनर में जो इंफॉर्मेशन दी रहती है ना, उसको हम बोलते हैं लेबल। ठीक है, कंटेनर में, कवर में, लिड में, क्राउन में, बोतल्स की। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दी रहती है, जो ब्रांड दिया रहता है, टैग दिया रहता है, मार्क दिया रहता है, ये लेबल में आता है। ठीक है, कोई भी फूड का पैकेज है उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो लेबल होती है। और इंक्लूड्स अ प्रोडक्ट इंसर्ट, मतलब वो फूड पैकेज बस फूड पैकेज नहीं, मतलब मान लो कि ऐसे कोई फूड पैकेज है और वो खाली है, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन का हमको करना भी क्या है अगर अंदर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो यहाँ पर लिखा है इंक्लूड अ प्रोडक्ट इंसर्ट, मतलब ये बात याद रखना कि उसके अंदर फूड प्रोडक्ट भी हो। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। लाइसेंस। लाइसेंस क्या है? लाइसेंस ग्रांटेड अंडर अंडर सेक्शन 31। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अगर लाइसेंस किस सेक्शन में इशू होता है, तो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इशू होता है फूड एक्ट के। ठीक। लोकल एरिया क्या है? जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है ना, वो किसी रूरल या फिर अर्बन एरिया को नोटिफाई कर देते हैं कि ये लोकल एरिया है, तो वो लोकल एरिया कहलाता है। ठीक है, मीन्स एनी एरिया वेदर अर्बन और रूरल नोटिफाइड बाय कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। ये याद रखना कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है वो नोटिफाई करते हैं टू बी लोकल एरिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ठीक, तो क्वेश्चन बन सकता है कि लोकल एरिया को कौन नोटिफाई करता है एज पर फूड सेफ्टी एक्ट, और नीचे ऑप्शन दे दिया डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो आंसर क्या आएगा? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक। मैन्युफैक्चर क्या होता है? मैन्युफैक्चर मतलब ऐसी कोई प्रोसेस यूज करना, ट्रीटमेंट यूज करना जिससे हम कन्वर्ट करें इंग्रेडिएंट को आर्टिकल ऑफ फूड में, ये मैन्युफैक्चर कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर कौन होता है? ऐसा पर्सन जो इंगेज्ड है इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर सेल। ठीक, तो वो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। अब इसमें ऐसे लोग भी आते हैं जो सिर्फ पैकिंग करते हैं और बेच देते हैं। इंक्लूड्स एनी पर्सन हु ऑब्टेन सच आर्टिकल फ्रॉम अनदर पर्सन। ठीक है, कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है, फिर उनसे वो ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, फूड प्रोडक्ट, और उसको पैक कर दे रहे हैं। ठीक, और उसके बाद लेबल करके उसको सेल कर दे रहे हैं। पैक्स एंड लेबल्स इट फॉर सेल, ये भी मैन्युफैक्चरर में आते हैं। और सिर्फ लेबल ही कर रहे हैं, मतलब पैकिंग वैकिंग करके सब आ गया पूरा आयते में रायता, अब बस आपको लेबल लगाना है और प्रोडक्ट को सेल करना है, तो ये भी फूड मैन्युफैक्चरर में आएगा। ठीक, ओनली लेबल्स इट फॉर सच पर्पस, मतलब फॉर सेल, तो ये भी मैन्युफैक्चरर में आएगा। क्वेश्चन बन गया कि अगर कोई बस लेबल कर रहा है फूड को और वो सेल कर रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर किसी और ने किया, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? मैन्युफैक्चरर, फिर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, इस टाइप का कुछ भी बन गया तो मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में ही डालेंगे उसको। ठीक,
नेक्स्ट मेंबर, मेंबर मतलब मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी इंक्लूड्स द चेयरपर्सन। ये बात याद रखना कि जो चेयरपर्सन है फूड अथॉरिटी के वो मेंबर हैं। बोलते हैं चेयरपर्सन एंड 22 मेंबर, तो टोटल कितने मेंबर? 23 मेंबर, क्योंकि चेयरपर्सन भी तो मेंबर है। नेक्स्ट मिस ब्रांडेड फूड। देखो इसकी बहुत लंबी डेफिनेशन है, फिर भी पढ़ते हैं हम। मिस ब्रांडेड फूड क्या होता है? मिस ब्रांडेड फूड वो होते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है फाल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के साथ, फाल्स और मिसलीडिंग डिसेप्टिव क्लेम्स के साथ। ठीक है, अब चाहे वो लेबल में ऐसा क्लेम दिया हुआ हो फूड पैकेज के, या फिर एडवर्टीजमेंट में ही गलत इंफॉर्मेशन दे दी गई हो। अब एक और चीज बोलती हूं मैं, कि मान लो कि मार्केट में एक प्रोडक्ट है, ठीक, अब क्या हुआ, उस प्रोडक्ट का जो पैकेज है उसमें भी पूरी इंफॉर्मेशन सही दी हुई है, कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, डिसेप्टिव इंफॉर्मेशन नहीं है, धोखाधड़ी नहीं हो रहा है, कुछ गलत नहीं बताया जा रहा है, कुछ फाल्स नहीं है। ठीक, लेकिन उसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आ रहा है टीवी में जिसमें पूरी गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो भी ये मिसब्रांडिंग ही कहलाएगी। ठीक, सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि सोल्ड बाय अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर आर्टिकल ऑफ फूड। मतलब मान लो कि एलमंड है प्रोडक्ट, ठीक, और आप बोल रहे हो कि हनी एलमंड, तो आर्टिकल तो एलमंड था, उसमें हनी एलमंड बोला और उसमें शुगर वाली एलमंड दे रहे हो, तो ये भी मिसब्रांडिंग है। ठीक, और या तो आपने ऐसा कुछ बोल दिया कि मतलब वो अनदर आर्टिकल के लिए है वो नेम, और आपने उसकी जगह कोई और नाम ले लिया, जैसे कि आपने बोला कि न, हाँ, जैसे किसी टाइप की स्वीट्स है जिसमें पर्टिकुलरली जैसे काजू कतली है, ठीक, तो आप काजू कतली बोल रहे हो और उसमें आपने पीनट का पेस्ट डाल दिया मान लो, ठीक, और उसको काजू कतली बोल रहे हो, तो ये भी मिसब्रांडिंग ही है। ओके, नेक्स्ट ऑफर्ड और प्रमोटेड फॉर सेल अंडर नेम ऑफ फिक्शनल इंडिविजुअल। मतलब देखो कोई आर्टिकल ऑफ फूड है, उसको फिक्शनल कैरेक्टर और फिक्शनल इंडिविजुअल के नाम से बेचा जा रहा है, और फिक्शनल कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, किसी ने बनाया, उसने बोला कि पकड़ा ना जाऊं इसीलिए अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देता, एक काम करता हूँ किसी ऐसी फिक्शनल कैरेक्टर को बना देता हूँ, फिक्शनल कंपनी का नाम बना देता हूँ, फिक्शनल पूरा एड्रेस रख देता हूँ, तो मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा और प्रोडक्ट भी बिक जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, सेल हो जाएगा, तो ये भी मिसब्रांडिंग कहलाएगी। ठीक, बी क्या बोल रहा है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड इन पैकेज विच हैव बीन सील्ड और प्रिपेयर्ड बाय और एट द इंस्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर बियरिंग हिज नेम एड्रेस। मतलब अब यहां पर कंडीशन ऐसी नहीं है कि फिक्शनल कैरेक्टर है, यहाँ भाई सब कुछ रियल है, यहाँ पर एड्रेस भी रियल है, मैन्युफैक्चरर भी रियल है, सब कुछ रियल है, लेकिन यहाँ कमी क्या है वो देखते हैं आगे। ठीक, यहाँ पर अभी कोई फिक्शनल नहीं है, बट द आर्टिकल इज एन इमिटेशन और इज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ रिजेंबल्ड इन मैनर लाइकली टू डिसीव। मतलब इमिटेशन है, नकल है, ठीक है, सब्सटीट्यूट है, रिजेंबल करता है उस प्रोडक्ट को। अब मैं इसमें बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहती हूँ, मान लो कॉफी पाउडर करके बेच रहे हो और उसमें पूरा चिकोरी का पाउडर डाल दिया, ठीक, इमिटेशन है, सब्सटीट्यूट है, रिजेंबल कर रहा है कॉफी के जैसे, और बोल रहे हो प्योर कॉफी, उसमें लिख रहे हो आप प्योर कॉफी,
और उसमें 50% चिकोरी है, 50% कॉफी है, ताकि फ्लेवर भी आ जाए। तो ये डिसीव करना हुआ, और मैन्युफैक्चरर अपना नाम भी बता रहा है, सब बता रहा है, ठीक है, अपने ही नाम से पैकेजिंग कर रहा है, एड्रेस भी डाल रहा है, लेकिन ऐसी हरकत कर रहा है, तो ये भी मिस ब्रांडिंग कहलाएगी। ठीक है। एक और कंडीशन है कि कॉन्स्पिक्यूअसली लेबल्ड नहीं है, मतलब प्लेनली और कॉन्स्पिक्यूअसली लेबल्ड नहीं है, जबकि मिसलीडिंग वे में लेबल्ड है, उल्टा सीधा लिखा है, डिसीव किया गया है, और वो ट्रू कैरेक्टर नहीं बताता फूड प्रोडक्ट का। जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो प्रोडक्ट से मैच नहीं करती। ठीक। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है, पैकेज कंटेनिंग द आर्टिकल और लेबल ऑन द पैकेज बियर्स एनी स्टेटमेंट, डिजाइन और डिवाइस रिगार्डिंग द इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट के बारे में भी अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत बताई जा रही है, सब्सटेंस के बारे में, तो भी यहाँ पर मिस ब्रांडिंग ही कहलाएगी। अब जैसे कि इंग्रेडिएंट है मैदा, लेकिन बता रहे हैं कि आटा, है ना, तो इस केस में भी मिस ब्रांडिंग कहलाएगी। ठीक। तो इंग्रेडिएंट के बारे में भी अगर आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हो, गलत डिजाइन दे रहे हो, या फिर कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उस केस में भी मिस ब्रांडिंग कहलाएगी। फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना। नेक्स्ट है, द आर्टिकल इज ऑफर्ड फॉर सेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्लेस और कंट्री विच इज फॉल्स। मतलब है प्रोडक्ट इंडिया का और कह रहे हैं अमेरिका का, तो ये भी गलत है। ठीक। नेक्स्ट है, इफ द आर्टिकल कंटेन्ड इन पैकेज। हाँ, अब यहां बोल रहे हैं पैकेज के अंदर जो प्रोडक्ट हैं, मतलब ए बी सी, तीन चीज में हमने देखा। ठीक है। फर्स्ट वाला था कि ऐसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इफ इट इज परपोरेटेड, रिप्रेजेंटेड टू बी। ठीक। दूसरा था कि आर्टिकल बेचा जा रहा है किसी के नाम से, लेकिन वहां पर इंफॉर्मेशन, बाकी जो इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, वो गलत है। ठीक। थर्ड बोल रहा है कि इफ द आर्टिकल कंटेन्ड इन द पैकेज कंटेन्स एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर। आपको पता है कि जो आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं, कलर होते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं, अगर किसी फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट हैं, उसमें एडिटिव्स मिलाए गए हैं, तो वहां पर आपको कॉन्स्पिक्यूअसली बताना पड़ेगा लेबल में, मतलब क्लियर वे में बताना पड़ेगा कि इसमें प्रिजर्वेटिव हैं, इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर हैं, लेकिन यहां पर मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये भी मिस ब्रांडिंग कहलाती है। विदाउट डेक्लेरेटरी लेबल, मतलब आर्टिफिशियल फ्लेवर है, पर यहां पर डिक्लेरेशन नहीं दी है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर है, नॉट लेबल्ड इन अकॉर्डेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट और रेगुलेशन। ठीक। ऐसा भी हो गया, मान लो कि आर्टिफिशियल फ्लेवर है लेकिन बोल रहे हैं नेचुरल फ्लेवर है, तो यहां पर भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इज ऑफर्ड फॉर सेल फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस। मतलब स्पेशल यूज के लिए प्रोडक्ट को ऑफर किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो लेबल बियर कर रहा है ना प्रोडक्ट, वो रेगुलेशन के हिसाब से नहीं है। मतलब स्पेशल डाइटरी यूजेस के लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल के जो प्रोडक्ट होते हैं, इनका एक अलग से रेगुलेशन है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया। और फिर भी तुम एक प्रोडक्ट को बोल रहे हो ये न्यूट्रास्यूटिकल है और उसको बेच रहे हो, लेकिन उसमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, वो न्यूट्रास्यूटिकल के लेबल में जो इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए वो नहीं है, तो भी मिस ब्रांडिंग है। ठीक है। नेक्स्ट, is not conspicuously or correctly stated on the outside thereof within the limit of variability laid down under this act। मतलब क्लियर तरीके से नहीं लिखा है, बस इतना ही है। ठीक। अब नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन क्या होता है? जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाए,
published in official gazette. Next, package. पैकेज क्या है? पैकेज मीन्स प्री पैक्ड बॉक्स, बोतल, कास्केट, टिन, बैरल, ये सब है। पाउच जिसमें फूड आ जाए, ठीक है, जिसमें फूड पैक किया जाए। ये क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा पैकेज क्या है, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक। प्रेमिसेस, सबको पता है प्रेमिसेस क्या होते हैं। शॉप हो, स्टॉल हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, एयरलाइन हो, ठीक है, एयरलाइन सर्विसेज का जो एरिया है जहां पर फूड कैंटीन वगैरह का प्लेस, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, इन सब में जो एरिया है उसको बोलते हैं जहां पर फूड सेल किया जा रहा है और स्टोर किया जा रहा है और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसको प्रेमिसेस बोलते हैं। ठीक। प्रिस्क्राइब्ड मतलब मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो याद रखना, प्रिस्क्राइब्ड जहां पर भी मैं बोलूं तो ये जो है ये रूल्स में दिया रहेगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, आगे रूल्स आएंगे उसमें बताया जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, ठीक है, और रूल्स कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है और स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, अथॉरिटी नहीं बना रही है। ठीक। प्राइमरी फूड क्या होते हैं? देखो, जब हम फूड की डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना तो उसमें था प्राइमरी फूड भी इंक्लूड होता है फूड में। ठीक है, तो प्राइमरी फूड क्या है? मींस एन आर्टिकल ऑफ फूड बीइंग प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग और एक्वाकल्चर इन इट्स नेचुरल फॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम द ग्रोइंग, रेजिंग, कल्टीवेशन, जो जो प्रोसेस होती है वो सब हुआ है। ठीक है, कैचिंग इन हैंड्स ऑफ पर्सन अदर देन फार्मर एंड फिशरमैन। मतलब फार्मर से तुम जो फूड ले रहे हो, फिशरमैन से जो फूड ले रहे हो, ठीक है, वो फूड प्राइमरी फूड में नहीं आया। अब फार्मर और फिशरमैन के बाद जो मिडिल मैन आता है, मतलब इनने बेच दिए अपना प्रोडक्ट, अब जो बेच रहा है उसके बाद अब वो मैन्युफैक्चरर बन के बैठा है, फूड सेल कर रहा है और फूड आउटलेट चला रहा है, तो उनके पास से जो प्रोडक्ट खरीदोगे उसको प्राइमरी फूड बोलोगे। ठीक। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ऑर्डर। प्रोहिबिशन ऑर्डर किस सेक्शन में इशू होता है? सेक्शन 33 में। ठीक। और सेक्शन 34 में, देखो सेक्शन 32 में तो इम्प्रूवमेंट नोटिस हो गया, सेक्शन 33 में प्रोहिबिशन ऑर्डर हो गया और सेक्शन 34 में इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर है। ठीक, याद रखना 33, 34, 32, 32 भी बता दी मैंने इम्प्रूवमेंट नोटिस, लेकिन 31 में क्या है? लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, याद हो जाएगा, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। ठीक। रिस्क क्या होता है? रिस्क इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि हेल्थ में एडवर्स इफेक्ट आएंगे, ऐसे फूड को कंज्यूम करने से एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं कंज्यूमर को, तो इसको बोलेंगे रिस्क। ठीक है, और सीवियरिटी ऑफ दैट इफेक्ट कॉन्सिक्वेंशियल टू फूड हैजर्ड। ठीक है, जिसके कारण फूड हैजर्ड हो सकती है। नेक्स्ट है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस क्या होता है? रिस्क एनालिसिस इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड मीन्स अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट। रिस्क एनालिसिस में क्या क्या आता है? रिस्क असेसमेंट आता है, रिस्क मैनेजमेंट आता है और रिस्क कम्युनिकेशन आता है। 3 चीजें इंक्लूड होती है। ठीक। रिस्क एनालिसिस में 3 चीजें होती है, ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, याद रखना कि रिस्क एनालिसिस में क्या क्या आता है? रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क कम्युनिकेशन। रिस्क असेसमेंट क्या है? साइंटिफिक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हजर्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, हजर्ड कैरेक्टराइजेशन होता है। पहले तो पता करो कि हजर्ड है कि नहीं,
फिर उनका कैरेक्टर क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल हज़ार्ड है, फिज़िकल है, केमिकल है, किस टाइप की है। एक्सपोज़र असेसमेंट कि किन लोगों का एक्सपोज़र होगा इस हज़ार्ड से। बच्चे अफ़ेक्ट होंगे या बूढ़े अफ़ेक्ट होंगे या यंग जनरेशन अफ़ेक्ट होगी, किस लेवल तक का एक्सपोज़र हो सकता है, ठीक है? और कितने लेवल तक के एक्सपोज़र के बाद हज़ार्ड हो सकती है, ठीक है? और क्या हेल्थ में एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, एक्सपोज़र असेसमेंट में ये देखेंगे, ठीक है? रिस्क कैरेक्टराइज़ेशन करते हैं उसके बाद कि किस टाइप की रिस्क है फिर, ओके? रिस्क कम्युनिकेशन में क्या होता है? रिस्क कम्युनिकेशन में इंटरैक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है थ्रू आउट द रिस्क एनालिसिस। पूरी एनालिसिस की प्रोसेस के टाइम पे जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, रिस्क कम्युनिकेशन। तो रिस्क कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, इंटरैक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है बस, ठीक है? प्रोसेस से रिलेटेड, रिस्क रिलेटेड फैक्टर से रिलेटेड और रिस्क एसेसर के बीच में, रिस्क मैनेजर के बीच में, कंज्यूमर इंडस्ट्री इन सब के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ठीक? फिर है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, रिस्क मैनेजमेंट में हम ना अल्टरनेटिव्स देखते हैं, अल्टरनेटिव प्लान बनाते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, अल्टरनेटिव पॉलिसी बनाते हैं, अल्टरनेटिव एक्शंस लेते हैं, ठीक है? रिस्क असेसमेंट में तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि रिस्क क्या है। अब रिस्क को हमने पता कर लिए कि रिस्क ये है, तो उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। अल्टरनेटिव प्लान तो बनाना पड़ेगा। तो यही रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है? और ये जो मैनेजमेंट है ना, ये होता है कंसल्टेशन के साथ। किनके साथ कंसल्ट करते हैं? जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं और कौन-कौन से मुद्दे जो रहते हैं, जिनको कंसीडर किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट के टाइम पे। तो एक तो कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, इस बात को ध्यान पे रखा जाता है कि कोई भी प्लान बने, कोई भी पॉलिसी बने, ठीक है? तो उससे कंज्यूमर की हेल्थ भी प्रोटेक्ट हो जाए और फेयर ट्रेड ट्रेड प्रैक्टिसेस भी हो। ट्रेड में भी कोई दिक्कत ना आए, हेल्थ में भी कोई दिक्कत ना आए, इस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। बेस्ट तरीका देखा जाता है रिस्क को मैनेज करने का और कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का, साथ में फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी रहें, ये सब देखते हुए पूरे पॉइंट्स साथ में रखे जाते हैं, ठीक? नेक्स्ट है सेल। सेल आपको पता है क्या होता है? सामान बेचना और क्या होता है? ठीक है, कैश लेकर, ठीक? रिटेल में बेचो या होलसेल में बेचो, ह्यूमन कंज़प्शन के लिए बेचो, यूज़ के लिए और एनालिसिस, ठीक? और अटेम्प्ट टू सेल भी सेल में ही आएगा, याद रखना। अगर क्वेश्चन बनेगा ना, तो यही बनेगा, क्या अटेम्प्ट टू सेल जो है, वो सेल में आता है? तो हाँ, आता है। नेक्स्ट है सैंपल। सैंपल मतलब सैंपल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड, ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, ठीक? दूसरा है स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस, मीन्स स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन मेड बाय फूड अथॉरिटी। रेगुलेशंस कौन बना रहा है? अथॉरिटी बना रही है और उसमें जो स्पेसिफाई किया गया है वही, ठीक? स्टैंडर्ड क्या है? ये भी फूड अथॉरिटी बना रही है स्टैंडर्ड, ठीक? ये भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये तीनों क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे तो ये बस बन सकता है कि रूल्स कौन बना रहा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है और रेगुलेशंस कौन बना रहा है? तो फूड अथॉरिटी बना रही है। और किस सेक्शन में बोला गया है? तो सेक्शन 91 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी और सेक्शन 92 बोलता है कि अथॉरिटी जो है वो रेगुलेशंस बनाएगी, बस, ठीक? और एक स्टेट गवर्नमेंट का भी है, वो सेक्शन 94 है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बनाएगी, ठीक? स्टेट नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में स्टेट गवर्नमेंट कौन है? तो एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी का, उसी को बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। और उनको अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल
239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट कौन है यूनियन टेरिटरी के? तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बन भी सकता है, अभी तक तो नहीं बना है लेकिन बन सकता है। ठीक, सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस में एनी नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस आते हैं। ठीक, और अदर मैटर भी आते हैं। अब वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, चाहे गैस और वेपर के फॉर्म में हो, ये सब सब्सटेंस हैं। ठीक, सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? कोई आर्टिकल ऑफ फूड जो है वो सब स्टैंडर्ड कब कहलाएगा? जब इट डज नॉट मीट द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब किसी प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है ना उसको मेंटेन नहीं किया गया, उससे कम स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बेचा गया। जैसे कि हनी है, तो वो प्योर हनी नहीं है, हनी में शुगर सिरप है। ठीक है, तो बोल तो रहे हैं कि वो प्योर हनी है, लेकिन उसमें शुगर सिरप है, तो वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहलाया। तो ये जो सब स्टैंडर्ड होता है, ये प्रोडक्ट को अनसेफ नहीं बनाता। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि सब स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में क्या नहीं आता, बट नॉट सो एज टू रेंडर आर्टिकल ऑफ फूड अनसेफ। मतलब हनी में अगर हम शुगर मिला भी दें, शुगर सिरप, तो क्या हनी अनसेफ हो जाएगा? नहीं, अनसेफ नहीं होगा, लेकिन सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। वो क्वालिटी नहीं रही, लेकिन अनसेफ भी नहीं हुआ। ठीक, ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 70 स्टैब्लिश होता है इस एक्ट में। ठीक, फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 70। अनसेफ फूड क्या है अब? ठीक, अनसेफ फूड मतलब आर्टिकल ऑफ फूड whose nature, substance or quality is so affected as to render it injurious to health। मतलब ऐसा फूड प्रोडक्ट जो कि हेल्थ के लिए अनसेफ है, खराब है, उसको हम अनसेफ फूड बोलेंगे। अब वो अनसेफ किसी भी तरीके से हो सकता है, उसमें कोई पॉइजनस सब्सटेंस हो या बहुत ही डिटेरिएटेड सब्सटेंस हो। ठीक है, डिलीटेरियस सब्सटेंस हो, तो और थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट हो पॉइजनस सब्सटेंस, या फिर बहुत सारा प्रेजेंट हो उस आर्टिकल ऑफ फूड में, तो ये फूड को अनसेफ बना रहा है, इंजूरियस टू हेल्थ है। ठीक, और कोई फिल्थी, प्यूट्रिड, रॉटन प्रोडक्ट मिला हुआ है किसी फूड प्रोडक्ट में, तो इससे भी तो फूड अनसेफ हो गया ना। और डिसीज्ड एनिमल किसी फूड प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो उससे भी फूड अनसेफ हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज्ड और डिसीज्ड एनिमल से भी, और वेजिटेबल भी जो खराब है इस टाइप की है, तो उससे भी फूड अनसेफ हो जाएगा। ठीक, अब वो थोड़ा प्रेजेंट हो उस फूड प्रोडक्ट में होली और इन पार्ट। ठीक, अनहाइजीनिक प्रोसेसिंग के कारण भी फूड प्रोडक्ट अनसेफ हो सकता है। ठीक है, अनहाइजीनिक प्रोसेसिंग का देखो क्या हो सकता है, जैसे फीकल कंटामिनेशन जो है वो अनहाइजीनिक प्रोसेसिंग का ही तो पार्ट है। ठीक है, उससे इंसान बीमार हो जाता है कि नहीं? टाइफाइड वगैरह कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है। अनहाइजीनिक प्रोसेसिंग के कारण, अनहाइजीनिक वाटर के कारण टाइफाइड वगैरह हो जाता है। मतलब बीमार हो जाता है इंसान अनहाइजीनिक फूड खाकर भी। ठीक? फिर बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी इंफीरियर और चीपर सब्सटेंस। इंफीरियर और चीपर सब्सटेंस मिला देते हैं, तो भी फूड अनसेफ हो जाता है। हुँ?
बाय एडिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली और एज एन इंग्रेडिएंट विच इज नॉट परमिटेड। अब जो परमिटेड ही नहीं है उसको ऐड कर दिया तो फूड को अनसेफ नहीं बना दिया। जैसे कि फूड कलर्स कुछ कुछ हैं जो परमिटेड नहीं है, जैसे मेलाकाइट ग्रीन वगैरह। वैसे ही जो खेसारी दाल है, लेथाइरस सैटिवस, जिसके कारण लिथाइरिज्म हो जाता है, वो भी परमिटेड नहीं है, वो भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है? लेकिन फिर भी इन प्रोडक्ट को मिला दे रहे हैं, तो भी हम तो इससे क्या हो रहा है कि फूड को हम अनसेफ बना रहे हैं। अभी हम अनसेफ की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है? कौन-कौन से अनसेफ फूड हैं। अब ऐसा फूड प्रोडक्ट जिससे एब्स्ट्रैक्ट किया गया है होली और इन पार्ट एनी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक? जैसे कि अब हम देख लेते हैं इसमें न्यूट्रास्यूटिकल का ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है? न्यूट्रास्यूटिकल का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो विटामिन सी की आपने टैबलेट्स खरीदी और सोचा कि आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो पूरी हो जाएगी। लेकिन उसमें से विटामिन सी को ना एब्स्ट्रैक्ट कर लिया गया, निकाल लिया गया, ठीक है? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो निकाल लिए गए। लेकिन फिर भी बेचा ऐसा ही जा रहा है कि इसमें विटामिन सी है। तो ये भी एक तरीके का फूड को अनसेफ बनाना ही कहलाया। नेक्स्ट है बाय द आर्टिकल बीइंग सो कलर्ड। बहुत ज़्यादा कलर मिला दिया, बहुत ज़्यादा फ्लेवर मिला दिया, बहुत ज़्यादा कोट कर दिया, बहुत ज़्यादा पाउडर्ड मटेरियल मिला दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है? और कंसील कर दिया आर्टिकल के मेन अपीयरेंस को। मतलब आर्टिकल खराब हो गया था, काजू हैं, सड़े हुए काजू हैं, लेकिन ऊपर से ना उसमें खूब सारा स्टार्च मिला दिया ऊपर से, तो काजू सड़े दिख नहीं रहे अब, लेकिन वो सड़े हैं। या तो उसमें ऐसे कोई मसाले मिला दिए बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो मसाले की कोटिंग हो गई, अंदर के काजू सड़े हैं, ठीक? तो इस तरीके से कोटिंग वगैरह करके उस क्वालिटी को छुपा देना, ये भी प्रोडक्ट क्या है? अनसेफ प्रोडक्ट है, अनसेफ फूड है और उसको प्रेज़ेंट किसी और तरीके से किया जा रहा है, ठीक है? ये भी अनसेफ फूड में आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी कलरिंग मैटर और प्रिजर्वेटिव अदर देन दैट स्पेसिफाइड। मतलब जो कलर अलाउड ही नहीं है और प्रिजर्वेटिव अलाउड ही नहीं है फिर भी उसको यूज कर लिया, ठीक? इससे भी अनसेफ हो जाएगा प्रोडक्ट। बाय द आर्टिकल हैविंग बीन इन्फेक्टेड और इन्फेस्टेड विथ वॉर्म्स। वॉर्म्स हैं, विविल्स हैं, इंसेक्ट हैं फूड प्रोडक्ट में, तो क्या वो फूड प्रोडक्ट सेफ है? नहीं, अनसेफ है ना, बिल्कुल अनसेफ है, ठीक? फिर आगे क्या बोल रहा है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बीइंग प्रिपेयर्ड, पैक्ड और केप्ट अंडर इनसैनिटरी कंडीशन। फिर से बात आ गई, सैनिटरी कंडीशन में बना नहीं, अब उसके बाद उसको स्टोर भी अनहाइजीनिक कंडीशन में रख दिया गया, ठीक है? तो पूरे चांस है ना कि प्रोडक्ट भी खराब हो सकता है और अनसेफ हो सकता है, ठीक? बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मिसब्रांडेड, सबस्टैंडर्ड और फूड कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर, इसमें भी फूड अनसेफ हो जाएगा, ठीक? और बाय वर्च्यू ऑफ कंटेनिंग पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड है तो फूड अनसेफ हुआ ना, पेस्टिसाइड रेसिड्यू रह गए, कंटामिनेंट रह गए किसी भी टाइप के, ठीक? एक्सेस क्वांटिटी में जितना अलाउड है ना, मैक्सिमम लिमिट, हर चीज़ की लिमिट सेट है कि पेस्टिसाइड अगर, क्योंकि पेस्टिसाइड को पूरी तरीके से फूड में प्रेजेंट ही ना हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूज़ तो हो ही रहे हैं इधर-उधर पेस्टिसाइड, तो थोड़ा-थोड़ा रेसिड्यू रह जाता है। वो पॉइंट-पॉइंट में बहुत 0.005%, 0.5% इस तरीके से कुछ-कुछ प्रोडक्ट में रहता है। तो उसके लिए एक लिमिट सेट है कि इससे ज़्यादा है पेस्टिसाइड तो खतरा है, इससे ज़्यादा अगर कंटामिनेंट है तो खतरा है, ठीक है? लेकिन वो लिमिट भी क्रॉस हो गई, तो फूड अनसेफ हो गया। फाइनली हम लोगों ने क्या किया है? अब डेफिनेशंस वाला पार्ट कवर कर लिया है। अब हम इज़िली फटाफट बाकी वाला पार्ट कवर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स और सेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक? वो जल्दी-जल्दी कंप्लीट होगा क्योंकि उसमें देखो डेफिनेशंस क्या होती है, थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी भी है।
थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।